में मुलाकात की और इन तमाम मुलाकातों में हमारी जो गुफ्तगू है वो रही है डिसोल्यूशन को लेके, और जो पंजाब असम्बली की डिसोल्यूशन है, जो इस हुकूमत को हमने फैसला किया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को हम तहलील कर रहे हैं, उसके ऊपर जो मेंबरान हैं उनकी राय ली है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम मेंबरान हैं वो इमरान खान साहब को अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि इस फैसले के ऊपर फौरी अमल किया जाए। और इसलिए हमने हमारे जो इत्तेहादी हैं PMLQ के दोस्त, उनको भी हमने ये कन्वे कर दिया है कि तहरीक इंसाफ ये असम्बलियाँ तहलील करने का इरादा रखती है, और इंशाअल्लाह ताला जो टाइम फ्रेम है वो यही है, यही दिसंबर में ही हमने ये फ़ैसला किया है कि असम्बलियाँ तहलील होंगी हर सूरत में। और इसके ऊपर तहरीक इंसाफ के अंदर एक अब यूनानिमिटी है, एक इत्तफाक़ राय है कि हमने ये लाजमी तौर के ऊपर असम्बलियाँ तहलील करनी है। उसके साथ साथ जो इस वक्त सूरत हाल है उसको हम देख रहे हैं, जिस किस्म का अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ के ऊपर जो पिछले 7-8 महीने में जो पॉलिसीज़ आई हैं उनमें हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द तब्दीली लाई जाएगी। जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट एक बोझ उठाए हुए है, जरदारी, फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के जो सियासी लाशों का जो बोझ है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, और जिससे उनकी कमर दोरी हुई है, हम देख रहे हैं कि वो कितनी जल्दी इस बोझ से निजात हासिल करेंगे। और पाकिस्तान में इदारों का गैर सियासी किरदार जो है वो तमाम कौम इसको देख रही है। बदकिस्मती से अभी तक हम देख रहे हैं कि इदारों का गैर सियासी किरदार नहीं हुआ, और ख़ुसूसन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके से एक्ट कर रहा है वो बड़ी इसके ऊपर हमारी तशवीश है। एक तरफ जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं और मेंबरान हैं उनके ऊपर हैं, उन केसेस की हेयरिंग नहीं हो रही, और हमें इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर इन्हीं लोगों से, यानी हुए बीमार जिसकी सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं, जिनसे हमारे गिले हैं, जो हमारे इस वक्त एक सियासी जमात के एहलकार बने हुए हैं, आप उन्हीं के पास हमें रोज़ भेज देते हैं कि जी आप इनसे अपना केस सुनवाएं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो हमारी स्पेशली अदालतें हैं उनको जो आज़ादाना फैसले करने चाहिए, चाहे वो आज़म सवाती का केस हो, चाहे वो शहबाज गिल का केस हो, और सबसे अरशद शरीफ की जो शहादत का केस है, हमें वो आज़ादाना जिसकी जो तवक्को की जाती है एक जुडिशल सिस्टम से, उस तरह के फैसलों की जो फैसले जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम में और इदारों में एक दूरी जो है महसूस हो रही है। और तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है, इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो अवाम के दरमियान, अवाम और रियासत के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते हैं, जो कौम और रियासत के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। और ये ज़रूरी है कि इमरान खान के इस किरदार को तस्लीम किया जाए, और पाकिस्तान को एक सही जमहूरी रियासत बनाना PTI का एक इस वक्त हमारा जो पहला नस्बुल ऐन है वो ये है कि हम पाकिस्तान को एक जमहूरी रियासत बनाना चाहते हैं। और जमहूरी रियासत का मतलब ये है कि जहाँ पर तमाम ताकतवर हलके पाकिस्तान के अवाम की राय के सामने सर तस्लीम खम करें। ये वो बुनियादी असूल है जो हमने तय करना है, जिसके ऊपर हमने अमल दरामद कराना है। हमारी सियासत इस वक्त अवाम के दरमियान है, और हमारी सियासत अवाम ही लीड करेंगे। ये जो निगोशिएशंस की बातें हैं, ये जो बातें गुफ्तगू है, हम पहले ही कह चुके हैं, ये गुफ्तगू चाहे आप बिहाइंड द सीन कर लें, चाहे आप सामने कर लें, एजेंडा सिर्फ एक है। वो एजेंडा ये है कि आपने इलेक्शन कब करवाने हैं। इस वक्त जो मईशत है हमारी, जिस पर हम आज अभी बात कर लेंगे, वो आपके सामने है। हमारी गवर्नेंस सिस्टम मुकम्मल तौर के ऊपर इस वक्त अफगानिस्तान से ताल्लुकात मुकम्मल ख़राब हो चुके हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान इस वक्त दोबारा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक रिशा दवानियाँ हैं वो शुरू कर चुका है। जो हालात है हमारे वो आपके सामने हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंतखाबात हों और मुल्क पाकिस्तान के मुंतखब जो लोग हैं उनके हवाले किया जाए। हमारे साथ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि आज लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स के ताजर रहनुमा और ताजर नुमाइंदगान इमरान खान साहब से मिल के गए हैं,
اور جو منڈیوں کے اندر اور معیشت کے اندر بے چینی کی صورتحال ہے اور تباہی کی صورتحال ہے، اس سے عمران خان صاحب کو آگاہ کیا. جگہ جگہ مختلف انڈسٹریز کے بند ہونے کی اور ورکرز کو اور لیبررز کو فارغ کرنے کی اطلاعات سننے میں آ رہی ہیں. میں واضح کرتا رہوں کہ اتنے برے حالات کورونا کی وبا جب پاکستان پہ آئی تھی تب بھی نہیں ہوئے تھے جو پچھلے 7 ماہ میں ہو چکے ہیں. جس ریٹ پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور حکومت پاکستان ڈالر کا اناؤنس کر رہی ہے، اعلان کر رہی ہے کہ یہ ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے، اس ریٹ پہ ڈالر نہ انٹر بینک مارکیٹ میں فراہم ہے نہ اوپن مارکیٹ میں دستیاب ہے. آج خام مال خریدنے کے لیے اور اسپیئر پارٹس خریدنے کے لیے تاجروں نے اور صنعت کاروں نے خان صاحب کو بتایا کہ ہمارے ایل سیز نہیں کھل رہی، اور اتنی بے چینی ہو چکی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے کا راستہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے راستے کا تعین کرنا ہے، جو مسلط ہو کے آئے، بڑے شوق سے آئے، انہوں نے ابھی تک معیشت کے حوالے سے کوئی راستہ نہیں دکھایا، کوئی راستہ انہوں نے نہیں دیا. ہاں، اگر ہمیں کوئی راستہ نظر آیا ہے تو ان کے کیس بند ہونے کا راستہ نظر آیا. پہلے جن کیسز کے اندر تمام گواہ جو تھے وہ پرسرار طریقے سے مار دیے گئے یا فوت ہو گئے یا قتل کر دیے گئے، اب ان کیسز کے اندر لوگوں کو باعزت بری کرتا ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور ایسے لگتا ہے کہ ریس لگی ہوئی ہے کہ پہلے حمزہ کا کیس ختم ہوئے گا، سلمان کا ہوئے گا، مریم کا ہوئے گا، نواز شریف کا ہوئے گا، اسحاق ڈار کا ہوگا. بس آپس میں ان کی ریس ہے اپنے اربوں ڈالر بچانے کے لیے، اور ملک پورا اس وقت ایک تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے. اور آگے کا کیا راستہ ہے، اس کا راستہ نہ ان کو معلوم ہے نہ اس میں ان کی کوئی دلچسپی ہے. جس دن حالات بالکل ہی بے قابو ہو جائیں گے، کیس ان کے بند ہو چکے ہوں گے، یہ واپس اپنے ایون فیلڈز میں، اپنے سرے کے محلات میں اور اپنے ایمریٹس ہل کے اوپر جو گھر تعمیر کیے ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے ایک پرسکون زندگی گزاریں گے. جبکہ میں اور آپ جن کا جینا مرنا اس ملک میں ہے، وہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو ان کی تباہی کے اثرات تھے وہ ہمیں سفر کرنے پڑیں گے. تو حالات، خطرات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. معیشت کے لیے بڑھتے کیا جا رہے ہیں، خطرات تو شروع ہو گئے ہیں. اور میں یہ توقع کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن بالکل جس طرح سامنے یہ نظر آ رہی ہے، نہر نظر آ رہی ہے، اس طرح مجھے نظر آ رہا ہے کہ چیزوں کی قیمتوں جو قیمتیں ہیں ان کی ہر چیز کی قیمت بڑھنے والی ہے اور ہر چیز کی شارٹیج بھی آنے والی ہے. کیونکہ آپ کا امپورٹر، آپ کا صنعت کار، آپ کا تاجر اس وقت کچھ امپورٹ کر پا نہیں رہا، چاہے وہ خام مال ہوئے، تیار مال ہوئے، اسپیئر پارٹس ہوں. ان ساری چیزوں کا اب ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک بحران آ چکا ہے پاکستان کے اندر، اور ہمارے کسی منسٹر کے پاس کوئی پلان نہیں، نہ اس کے اندر کوئی نہ ان کے پاس کوئی پلان بنانے کا ابھی تک انہوں نے اندیشہ بھی نہیں دیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات پاکستان میں شاید کبھی جنگ کے دوران بھی نہیں آئے جو معیشت کے آج حالات اس فاشسٹ حکومت نے اور اس جابر حکومت نے اس ملک کے اوپر جو ظلم کیا اس سے آ گئے ہیں. جی قبل مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر کی خواتین کے حوالے سے، اس میں تحریک انصاف کی خواتین نے لاہور کے 3 تھانوں میں درخواست جمع کروانے کی کوشش کی، درخواست جمع نہیں ہوئی. آج مانگا منڈی میں شہباز گل کے خلاف ایک عام شہری کے کہنے پہ مقدمہ درج ہو گیا. پہلے مقدمات سندھ اور بلوچستان میں درج ہو رہے تھے، کیا پنجاب حکومت میں بھی معاملات اب کنٹرول میں نہیں ہے؟ یہاں پہ عمران خان کی ایف آئی آر نہیں درج ہو رہی تو باقیوں کی کیا ہونی ہے؟ کنٹرول میں نہیں ہے. جو ہے وہ اس وقت پرائز ہائی جا رہی ہے، مسرت سونا آپ ہے ذرا یا کوئی اور بتا چیز ہے دینا وہ اوپر جا کیوں رہی نہیں ہو ہے. رہی؟ اسی صورتحال میں جو ڈاکٹر صاحب بلائے تھے انہوں نے، اسحاق ڈار صاحب، وہ حضرت عارف الوی صاحب سے بات کرتے دکھائی دیتے ہیں. 2-3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. کیا یہ کون سا ریلیف لینے کی کوشش ہے معیشت کے حوالے سے، کہ جو چیزیں یہ کہہ رہے تھے کہ ڈالر 200 سے نیچے آ جائے گا لیکن وہ بھی قابو نہیں آ رہا؟ نہیں، ڈالر تو آج بھی مہنگا ہو گیا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ابھی بھی مصنوعی طور پہ کیپٹل کنٹرولز کر کے جب آپ جس ریٹ پہ ڈالر اناؤنس کر رہے ہیں اس ریٹ پہ ڈالر دستیاب ہی نہیں ہے، اس ایکسچینج ریٹ کا فائدہ کیا؟ دیکھیں نا، آج یہ کہہ رہے ہیں 224 225 کا ڈالر ہے، مجھے لے کے دکھائیں اوپن مارکیٹ سے یا انٹر بینک مارکیٹ سے. کسی صنعت کار کو اس پہ ایل سی کھول رہی ہیں؟ ایل سیاں تو کھل رہی ہیں 232 میں، اوپن مارکیٹ میں ریٹ 250 سے بھی اوپر ہے. $500 لے کے دے. تو میرا خیال ہے وہ میرا یہ خیال ہے حماد صاحب کو جو ہے میں نے یہ کہا کہ ڈار صاحب کو کہیں کہ $500 اس ریٹ پہ لے کے فواد صاحب، پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، تو جو اسٹیبلشمنٹ کی نئی قیادت آئی ہے اس کی جانب سے بھی کچھ مثبت پہلو، مثبت چیزیں سامنے نہیں آئی؟
हमें सिर्फ एक ही पहलू चाहिए और वो ये है कि आईनी किरदार में एस्टेब्लिशमेंट वापस है, और जब आईनी किरदार में वापस हो जाए तो पता चल जाएगा। ये सबसे पहले तो मीडिया को ही पता चलेगा। ये फरमाइएगा FIR हो गई है पंजाब में हुकूमत आप देखें ना, पंजाब में इमरान खान की FIR हो नहीं रही, शहबाज गिल के ऊपर FIR हो गई है, तो इससे अंदाज़ा लगा लें कितनी कमारी हुकूमत। साहब आज ऑपोजिशन के जो कैंप हैं वहाँ पे वफाकी हुकूमत के वो ये जिक्र कर रहे हैं कि चौधरी परवेज लाई ने आपसे कहा था कि हम अपना वक्त जो है वो पूरा करेंगे, वो भी 3 माह के लिए इनको वज़ीर-ए-आला बनाने के लिए तैयार थे। क्या ऐसी कोई बात खान साहब के साथ डिस्कस हुई है? खान साहब के साथ मुकम्मल डिस्कशन हो गई है। चौधरी परवेज लाई साहब ने ये कहा है कि जो हमारा मुद्दा ये है कि हमने जो भी फैसला है वो आपने करना है, हमारी राय ये है कि इसको थोड़ा आगे कर दें, लेकिन PTI का फैसला ये है कि उनकी मशवरा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम उसको बड़ी अहमियत देते हैं, लेकिन मुल्क के हालात ये हैं कि अगर हमने आगे करेंगे तो मुल्क जिस तरह अभी हमारे कहा मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, फिर फ़ायदा हम कुछ सारे एक दूसरे का मुंह देखते हैं। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, अभी तो देखें जो हमारी रियासत है या जो जाबिर हुक्मरान बैठे हैं वो ढूंढते हैं कि कौन लोग हैं जो लोगों को बाहर निकाल सकते हैं, जिन पे लोगों का एतमाद है और उन पे क्रैक डाउन किया जाता है। जिस तरफ मईशत के हालात जा रहे हैं और जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, खुदा ना खास्ता वो वक्त दूर नहीं कि जब बंदे तलाश किए जाएंगे जो लोगों को वापस घरों के अंदर भेजने की काबिलियत रखते हो। जो हालात जा रहे हैं वो बहुत खराब है। उसमें मैं सिर्फ 2 चीजें ऐड कर लूँ, 1 सेकेंड कि मैं हमाद भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कि 8 माह के अंदर इस तजर्बाकार टीम ने 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे सिर्फ लेके गए हैं और 8 माह के अंदर 22 लाख लोगों को बेरोजगार किया है। और मौलाना की बात का मैं जवाब दूं कि एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसकी भी माँ बहन बेटी है इस शख्स के नाम के साथ मौलाना लगाना छोड़ दें। दूसरी बात कि यहाँ पे जितने भी इस जमात से वाबस्ता लोग और जिनका इल्हाक है इस फजलू के साथ, मैं वहाँ जिस जगह पे इनके लोग खड़े हों, मैं औरतों से अपील करती हूँ कि आपने इनको वोट नहीं करना। क्यों? क्योंकि मरियम ने भी इस बयान को कंडेम नहीं किया, क्योंकि ये पॉलिटिकल लीडरशिप को उन्होंने गाली नहीं दी, उन्होंने पब्लिक को दी है, आम माओं बहनों बेटियों को दी है, और ना ही बेनज़ीर के नाम पे जो लोग सियासत कर रहे हैं उन्होंने ये जहमत गवारा की, वो जो बिलावल जो एक पर्ची के ऊपर बन गया था अपनी अम्मा की शहादत पे, और ना उनकी बेटियों ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दी कि वो इस शख्स को कहें कि अपने अल्फाज वापस लो। जहाँ तक रहेगी FIR अवाम हर रोज इनके खिलाफ दर्ज कर रही है, उसको वो स्टैंप करेगी। इंशाल्लाह बहुत सारी FIR रजिस्टर होंगी, जिस दिन जरा इलेक्शन कराएं फिर इनको बताएंगे। आप ये तो बताइएगा, नहीं तो कोई मसला नहीं है, हुकूमत ना माने फिर जो कौमी असम्बली का इलेक्शन है वो अक्टूबर में हो जाएगा, और KP और पंजाब के इलेक्शन जो है वो 20 मार्च से पहले होकर नई हुकूमतें आ जाएंगी। सिर्फ यह है कि KP और पंजाब में ये हुकूमतें 5 साल के लिए होंगी, वो फिर आगे देख लेंगे कि इनको कैंडिडेट भी मिलते हैं यहाँ पे कि नहीं। बात है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब को बेज़ई फुर्सलाई ने इनके कहने पर आपके साथ वफादारी का रास्ता शुरू किया, क्या वो उनके कहने पर आपके साथ बेवफाई नहीं करेंगे? देखिए बात यह है कि अपनी पॉलिटिकल रियलिटीज़ देखनी होती हैं। PMLQ जो है उसने भी फैसला करना है कि आगे इलेक्शन में उनको क्या सूट करता है, वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो देख लेंगे। अगर PTI के इत्तेहाद के बगैर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या इत्तेहाद के साथ लड़ना चाहते हैं, चौधरी साहब का बड़ा वाज़ेह और मोहन साहब का स्पेशली मैं समझता हूँ उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो PTI के साथ रहेंगे, और PTI के अगर साथ रहना है तो असम्बली तोड़नी पड़ेगी। हमारे साहब आप ये बताइएगा कि बकौल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो एक कौमी असम्बली की सीट है वहाँ उस पर अगर जनरल इलेक्शन होते हैं 10 करोड़ और सूबाई असम्बली में तकरीबन 7 करोड़ के करीब खर्च होता है। अगर आप जनरल इलेक्शन की बात करते हैं तो आपको इसका साथ है कि वो आप मस्जिद तो पहले खराब है, इस तरह हम डिफॉल्ट गाउस के करीब चले जाएंगे तो बड़ी हमारी रकम। देखिए इलेक्शन का खर्चा एक तरफ, जो रोजाना की बुनियाद पे $2 अरब तो आपका वैसे बाहर चला गया जब आपने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, उसके बाद रूस से सस्ता तेल ना खरीद के $3 से $4 अरब का तो आप अब तक वो नुकसान कर चुके हैं। उसके अलावा जो ये नलायकों का टब्बर हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, जिस तरह के ये बयान देते हैं, द फैक्ट कि ये अपने केसों के अलावा किसी और चीज़ में दिलचस्पी नहीं रखते, मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट की तबाही हुई और मिसमैनेजमेंट हुई, कई 100 अरब का तो वो नुकसान हो गया। तो मेरे भाई ये इलेक्शन का जो खर्चा है ना, ये तो अब इस मुल्क को बचाने की इन्वेस्टमेंट है, ये तो मुल्क को बचाने वाला है। थैंक यू। बड़ा